वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ईवीएस की आज क्लास है। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कल ही करा दिया था। आज इसके 15 क्वेश्चंस हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सीरियल वाइज देख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 करके। जो #1 #2 है वो क्या है, वो क्लास का नंबर है। तो आप वो पिछली क्लासेस देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, सो दैट आपके एग्जाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप गलत ना कर पाएँ। तो चलिए आज करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, सीडीपी हो गया, हिंदी के पैसेज हो गए, इंग्लिश के पैसेज हो गए, हिंदी की पैडागोजी हो गई, एसएसटी जो सोशल साइंस है, आई मीन ऑल सब्जेक्ट जो है, आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे सीटेट में, सबकी क्लासेस चलती है। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक जो है उसका मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी। आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। वहाँ पे सारे क्लासेस के जो लिंक होते हैं सबसे पहले मैं वहीं पर शेयर करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 76 पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि इंग्लिश है, इधर इधर हिंदी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस वहाँ से आंसर कीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कि 15 में से कितना स्कोर आया। और एक चीज़ और बताना कि क्या धीरे धीरे आपके इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, जो मैंने आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए थे वहाँ से। और 16 नवंबर को मेगा मॉक चैलेंज है, तो वो ज़रूर टेस्ट देना और मुझे बताना कि आपकी रैंक कितनी आई है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। मतलब अगर आप एक ईवीएस के टीचर हो, शिक्षक के लिए ईवीएस के टीचर हैं आप, तो सबसे अच्छी जो है इसमें कि डिजायरेबल मतलब जो वांछनीय गतिविधि हो। जिसे नहीं पता हो तो ये वांछनीय गतिविधि क्या है, एक डिजायरेबल प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला देखिए कि आप क्या करें, सभी कक्षाओं में विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, मतलब मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर बच्चे का जो कल्चर है वो अलग अलग होता है। तो आपको सबको संबोधित करना है, ना कि आप किसी एक के कल्चर को बहुत अच्छा बोलें और किसी एक के कल्चर को बोले कि ये सही नहीं है। तो ये इसमें अच्छी बात लिखी है। दूसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। मतलब आप क्या करो, बच्चों को एनकरेज करो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है ना, यही गलत है कि आपको बस बच्चों को सूचना नहीं देना है, क्योंकि सूचना से वो बच्चे समझते नहीं हैं। तो ये यहीं पे गलत हो गया। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, जो लीनियर अरेंजमेंट है ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। क्या ये जो है एक एज अ टीचर ये एक डिजायरेबल प्रैक्टिस होगा? एक 6 थीम्स है, आप उनको क्या बोलो कि जो 6 थीम है उसको अरेंज करो। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि इससे जो है बच्चा बहुत कुछ सीख ही लेगा। और आपको वैसे भी एक एज अ ईवीएस टीचर के हिसाब से सोचना है कि कैसे आप जो है डिजायरेबल इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। 4, आप केवल क्या करें, टेक्स्ट बुक पे जो है डिपेंड हो जाएं। तो ये तो एकदम गलत हो गया। सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि आप क्या करो, मल्टी कल्चरल जो डायमेंशन है ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, हर डाइवर्स क्लासरूम के जितने भी बहु सांस्कृतिक हैं, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, उनको आप क्या करो, एड्रेस करो। एड्रेस का मतलब क्या होता है, संबोधित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मुझे स्कोर जरूर बताइएगा। एंड जो भी क्लासेस होती हैं, एक दिन में 4 क्लास होती है, आप वो जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रेन। मतलब इसमें से आपको बताना है कि क्या जो है ईवीएस में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। मैंने आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स टेलीग्राम पे भेजा था वो अपने दिमाग में रखिएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये सारा टैग वर्ड का खेल है। तो चलिए देखते हैं। रचना में महत्वपूर्ण पूछा है, मतलब पॉजिटिव वर्ड। पहला देखिए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये तो सही है। सक्रिय वर्ड क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा देखिए, बच्चों के समुदाय के सदस्य, मतलब कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये भी सही है। इससे भी क्या होता है, बच्चों के ज्ञान की रचना में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखता है। ग्रुप में आप देखे होंगे कि हर तरह के बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए, उससे भी बच्चे सीखते हैं। ये नहीं कि केवल तेज बच्चों का ग्रुप बनाए और कमज़ोर बच्चों का, ऐसा नहीं करना है। बी देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, जो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक होती हैं, क्या बच्चा जो है उससे सीखेगा या नहीं। अब ये यहीं पर आपको मैं सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। डी देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि व्याख्या और परिभाषा से जो है बच्चा नहीं सीखेगा, ये उनके ज्ञान में महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब डेफिनीशन एंड डिस्क्रिप्शन, और ये मैंने आपको लिखाया हुआ है नेगेटिव वर्ड में कि ये दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो डी एकदम से काट देना है, जहाँ जहाँ डी हो उसे काट दीजिए। ये गया, एक ही है, A B C होगा,
ये ए तो एकदम कंफर्म है, तो जहाँ पर ए ना हो उसे भी काट देते हैं। ये दोनों गए। अब इन दोनों में देखना है ए बी सी या केवल ए और सी। अब मैं आपको बताती हूँ, केवल ए और सी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों के समुदाय के सदस्य जो हैं वो तो होगा ही। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी। अब आप बोलोगे कि पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक जो है वो सही नहीं होती है। देखिए, आपको बच्चों के जो है पर्यावरण अध्ययन में अगर आपको बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना जो करानी है तो उसमें सक्रिय भाग लेगा तो भी होगा, समुदाय के सदस्यों के साथ भी होगा। बट जो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक होती हैं उससे भी बच्चे का जो ज्ञान की रचना है वो भी, अगर केवल यहाँ पर लिखा होता कि केवल पाठ्य पुस्तक, तो ये गलत होता। या फिर पाठ्य पुस्तक पे ही निर्भर रहे, ऐसे वर्ड आते हैं। या फिर टीचर इसलिए पढ़ाता है ताकि उसका बोझ कम हो सके, इसलिए वो पाठ्य पुस्तक का यूज करता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो ईवीएस के बुक्स होते हैं उससे भी बच्चों का जो है आप ज्ञान की रचना में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें डायग्राम्स होते हैं, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को सिखाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड सी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ऑप्शंस को देखना है। यही जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, मान लीजिए अगर आपने इसको गलत मान लिया होता तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीटेड ने भी इसी को जो है फाइनल आंसर की में बताया है कि ए बी एंड सी ये तीनों ही राइट है। तो 77 का ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 78। अब ये देखते हैं, चिल्ड्रेन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रो। मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे एकदम अच्छे से, इफेक्टिवली मतलब होता है कि प्रभावशाली तरीके से आप उनको ईवीएस का जो ईवीएस में जोड़ सकते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट है जिससे आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब इसमें पॉजिटिव वर्ड ही आपको ढूंढना है, क्योंकि आपको बच्चों को कुछ सिखाना है। पहला है वृत्तांत, जिसे क्या बोलते हैं? नैरेटिव्स। नैरेटिव्स आपने सुना होगा कि बहुत सी चीज़ें आप पढ़ते हो पैसेज में, तो उसमें लिखा होता है कि इसका नैरेटिव क्या है, इसका सारांश क्या है, उसको बोलते हैं। कहानियाँ हो गए, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ वर्ड आ गया है व्याख्या। और व्याख्या क्या है? व्याख्या जो है गलत वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सी तो पहले ही काट दो। तो चलो ऑप्शन भी सी से ही उड़ा देते हैं। यहाँ पे भी सी है, इसको गलत कर दीजिए। यहाँ पे भी सी है, इसको गलत कर दीजिए। यहाँ पर भी सी है, इसको गलत कर दीजिए। अब देखिए, केवल एक जो है नेगेटिव वर्ड से ही आपने तीनों के तीनों ऑप्शंस को ही खत्म कर दिया। क्या बचा है? ऑप्शन नंबर 2। और यही जो है राइट आंसर है, और सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही आंसर को राइट माना गया है, केवल ए एंड बी। अब आपने देखा क्यों ये ए और बी सही हुआ है? क्योंकि नैरेटिव से जो है आप बहुत आराम से बच्चों को सिखा सकते हो। मान लो कुछ आपने कुछ सिखाया, ठीक है, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ कराओ बच्चों को, फिर उसके बाद से क्या करें कि उसका नैरेटिव क्या है, इस क्यों आपने सिखाया है, उसका सारांश क्या है, वो रीज़न भी आप बताइए, तो बच्चा उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। ना कि आप केवल बोल दो कि चलो ये एक्टिविटी करते हैं। कहानियों के माध्यम से जो है बच्चे जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो कहानियों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, कहानियों से सीख सकते हैं। बट यहाँ पर व्याख्या लिखा है और यहाँ पर भी व्याख्या लिखा है, इसी वजह से सी और डी गलत हो गए हैं। तो जो मैंने आपको टैग वर्ड बताया है वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो भी आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी। पसंद आ रहा होगा सेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है हर दिन एक एक क्लास लेने में, आप सभी के बारे में सोच के कि हाँ क्लास तो लेनी ही है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। अब चलिए 79 देखते हैं। ये है कि आप जो है एक पर्यावरण अध्ययन के मतलब टीचर हो, शिक्षक हो, ईवीएस के शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों को जानवरों का अवलोकन को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व, और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। मतलब आप क्या है कि एक ईवीएस के क्या है, एक टीचर हो, तो ईवीएस के एक टीचर के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को, और उनका चित्र बनाने को आप उनको प्रेरित करो। बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? तो ये पॉजिटिव वे में ही आपको इसका आंसर देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, और कहीं कुछ नेगेटिव मिला तो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, मतलब आप जो है डेवलप करें बच्चों में क्रिएटिविटी को। तो ये हो सकता है क्योंकि एक बच्चा जो है किसी एनिमल को ऑब्जर्व करेगा, प्लस दूसरा बच्चा करेगा, तीसरा, तो हर बच्चे जो है अलग अलग अपने व्यू से ऑब्जर्व करेंगे। तो आप उसमें देखिए कि उसमें क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा आएगी। हर बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से सोचेगा, उनका डायग्राम बनाएगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है।
ये राइट है। दूसरा, बच्चों में, और एक चीज़ और, ये सृजनात्मकता जो है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये कभी गलत भी नहीं होता है। अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है क्योंकि अवलोकन करना सही चीज़ है। सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, इसका मतलब होता है कि डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रेन। सौंदर्यगत संवेदना का कि आप जो है उनको, उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस आ जाएगा कि वो एनिमल्स को देखेंगे तो एनिमल्स की तरफ उनका जो एक हो जाता है कि आप उनको बताएंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, प्रोडक्ट्स बताएंगे कि ये चीज़ें होती है, अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे उनके अंदर क्या आ रहा है, सौंदर्यगत संवेदना का विकास हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी, तीनों के तीनों क्या है, ऑप्शंस राइट हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में आ जाए ऐसे कुछ तो आप उसको गलत कर दें। इस वजह से प्रैक्टिस करना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो आप समझ गए होंगे इसमें से तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। अब चलिए 80 क्वेश्चंस, 80। देखिए बहुत बड़ा बड़ा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लेंदी होता है काफ़ी, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में शिल्पकला, शिल्पकला को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट, और चित्रकला मतलब आर्ट को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। यस, कि आपको शिल्पकला का मतलब जो क्राफ्ट होता है और आर्ट, इनको समूह में मतलब ग्रुप्स में करके सीखने पर क्यों बल दिया जाता है, कि आप बच्चों का ग्रुप्स बनाएं तब बच्चे सीखें, ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए पॉजिटिव वर्ड ही हमको बताना है। सबसे पहले, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। मतलब एक जो टीचर है उसके लिए क्या हो, अनुशासनहीन में बच्चे रहेंगे तो वो शिक्षक के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला है कि आपको टीचर के बोझ को कम नहीं करना है कि आप इस वजह से बच्चों को अनुशासन, क्योंकि होता है ना कि अनुशासन, क्लास में बहुत सारा शोर हो रहा है तो कुछ टीचर ऐसा करते हैं जो कि एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को जो है काट देते हैं सबसे पहले। चलिए जहाँ जहाँ पर है ये गलत, और कहीं तो है ही नहीं। हाँ, तो चलिए दूसरी, इसका मतलब एक ही कटा बस। तो चलिए एक तो ऑप्शन कट ही गया, 3 बाकी हैं। ए नहीं होगा। बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये एकदम सही है। कोलैबोरेशन जो टीचिंग होती है, जो पीयर लर्निंग होती है, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। यस, बच्चे अगर ग्रुप लर्निंग करते हैं तो उससे क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस होता है, और जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शंस होगा बच्चे जो है उतना ज़्यादा सीखते हैं। डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, और ये यहीं पर गलत हो गया है। कोई भी चीज़ इसलिए नहीं सिखानी है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो ए, बी एंड सी, और नहीं ए तो होगा नहीं, बी एंड सी, बी एंड सी इसमें है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया ए गलत है क्योंकि आप अपना काम आसान कर रहे हो, और डी भी गलत है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा, आप पूछ सकते हो कुछ भी मेरे से, इंस्टा पे भी आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। इसमें से आप बताइए कि आप ईवीएस को सिखाने के लिए सबसे इफेक्टिव रिसोर्स कौन सी है, क्योंकि ईवीएस एक बस एक क्लास, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक में से पढ़ा दें, एक ऐसा रिसोर्स जिससे बच्चा जो है काफ़ी अच्छे से सीख सके। पहला है फैमिली के जो मेंबर्स हैं, येस ऑफ कोर्स सीखते हैं बच्चे, तो अपने घर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। समुदाय के सदस्य, कम्युनिटी, जो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से इकट्ठे जो है वो आराम से सीख सकते हैं। समाचार पत्र से भी वो सीखते हैं। अब समाचार पत्र आप में से बोलेंगे कि, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं वो छोटे बच्चे हैं। देखिए समाचार पत्र को आपको उस सेंस में नहीं लेना है। न्यूज़पेपर से आप बच्चों को सिखा सकते हो कोई भी चीज़। जैसे आप देखते होगे कि हमेशा कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से निकलता रहता है, कोई एक्टिविटी, कहीं पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, आप आए दिन सुनते होंगे, तो उसमें से आप कुछ कटिंग्स निकाल लीजिए और उन कटिंग के माध्यम से आप कोलैज करके अपने क्लासरूम में ऐसे चिपका के बहुत सी चीज़ें उसको उसके थ्रू आप सिखा सकते हो। बट न्यूज़पेपर का आपको यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर है। और डी है कक्षा। देखिए क्लास में आप बस क्लास में बैठा के बच्चों को नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि ईवीएस पढ़ाने के लिए आपको क्लास को क्या करना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना होगा। इसलिए ये सिखा तो सकते हैं, बट इसमें क्या पूछा है, प्रभावशाली संसाधन, इस वजह से ये गलत हो गया है। अगर बस संसाधन पूछता तो करता, बट इसमें ऑप्शन में ही लिख दिया है कि इफेक्टिव रिसोर्स क्या है। तो संसाधन ए, बी एंड सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।
तो आपको क्वेश्चंस को समझना है कि वो किस सेंस में पूछा है। अब इफेक्टिव तो यही होगा, कक्षा में बस बैठा रहेगा बच्चा, आप पढ़ा रहे, वो सुन रहा है, देख रहा है, उससे नहीं सीखेगा। क्योंकि आपको क्या करना है, बच्चों को इंगेज रखना है। जितना ज़्यादा आप बच्चों को इंगेज रखेंगे खुद से करने के लिए, आप उनको बोलिए कि ये समाचार पत्र दे दो, आप उनको बोलो कि ये न्यूज़पेपर है, इसमें से आप क्या करो, ईवीएस मतलब पेड़ पौधे ऐसे रिलेटेड कटिंग निकालो, तो वो बच्चा करेगा, वो सीखेगा भी। इस वजह से ये है ऑप्शन नंबर 3। 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। इसमें से बताइए कि आप जो है कौन सा प्रिंसिपल जो है आप फॉलो करते हैं अगर ईवीएस को सिखाना हो बच्चों को। पहला देखिए, वैश्विक से स्थानीय मतलब ग्लोबल टू लोकल। ग्लोबल टू लोकल आपको पता ही होगा लोकल किसे बोलते हैं। दूसरा है अमूर्त से मूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो सामने ना हो, और मूर्त का मतलब क्या होता है, जो सामने हो। तीसरा अज्ञात से ज्ञात, पहले कुछ नहीं पता है तो वहाँ से आपको ज्ञात की ओर जाना है। या फिर ज्ञात से अज्ञात मतलब नोन टू अननोन या फिर अननोन टू नोन। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आपको अगर बच्चों को कोई ईवीएस सिखाना है तो सबसे पहले आपको वैश्विक से स्थानीय तो जाना नहीं है, क्योंकि उसकी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं है। अमूर्त से मूर्त ये भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है उस जिस एज में उस 1 to 5 का बच्चा जो है, पहले ही एब्स्ट्रैक्ट नहीं, पहले उसको कॉन्क्रीट कराइए। कॉन्क्रीट कराना मतलब उसके सामने जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसके थ्रू समझाइए, क्योंकि वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता है उतना छोटा सा बच्चा। तीसरा है अज्ञात से ज्ञात मतलब कुछ नहीं पता है तब आप सिखाइए, या फिर कुछ उसको पता हो। सबसे बेस्ट यही चीज़ होता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत पता होता ही है। जो चीज़ें उसको पता हो वो पहले सिखाइए, उसके थ्रू आप उसको अज्ञात की तरफ लेके जाइए, तो जाकर वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो जिसको ये ऑप्शन में थोड़ा भी अगर लगे कि नहीं, तो एक काम कीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ज्ञात से अज्ञात जाए या फिर अमूर्त से मूर्त, वहीं पर ऑप्शन गलत हो जाता है। तो नोन टू अननोन जाना है अगर आपको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को अनुसरण इसी से हो सकता है। तो 82 का क्या हो गया 4। 83 चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें से कौन सा वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं 83 का। ये मैंने क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पुरानी जो क्लासेस हैं ईवीएस का, नहीं देखा है आपने तो जरूर देखिएगा, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो होता है क्योंकि आप उसमें बच्चे का बिहेवियर, आइडिया सब कुछ लिखते हो, तो ये तो रचनात्मक आकलन है, हमको नहीं वाला देखना है। तो पोर्टफोलियो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसमें आप बच्चे का बिहेवियर हो गया, आइडियाज़ हो गए, सब कुछ लिखते हैं, नोट करते हैं, वो हो गया। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, ये तो सही है कि आप जो है बच्चों का आपको लगातार मापन करते रहना चाहिए, असेसमेंट कि बच्चा जो है सीख रहा है, कब उसकी ग्रोथ जो है डेवलपमेंट कम जा रही है, ये भी करना चाहिए। तीसरा है वर्णन अभिलेख, ये जो है मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये भी होता है, ये भी एस फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है। बट जो 4 है ना, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और क्वेश्चन याद हो गया, जो पहली बार देख रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉइंट नोट कीजिए, उसके नीचे लिखिए पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल्स एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये तीनों किसके पार्ट हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट है। बट ये जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, जो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, जो लास्ट में आप टेस्ट वगैरह जो कराते हैं, वो चीज़ जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। तो नहीं वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि कौन से होते हैं, ये होते हैं। 84 करते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। मतलब आपको इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बच्चों के आकलन में नहीं करोगे। अब दूर करना चाहिए, इसका मतलब यही हो गया कि गलत वाला ही पूछा होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ तो आप नहीं करोगे दूर। पहला देखिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अब यहीं पर आपको अपना सबसे अच्छा आंसर मिल गया कि बच्चा कोई उत्तर दे रहा है तो आप उसको ट्रू और फॉल्स, मतलब जो आपने देखा होगा कि 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें क्या करो, उसके आंसर्स को आप उसे पूछो कि ये होता है, वो बोलेगा नहीं, और कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यही सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपको इससे क्या करना है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को ऐसे आकलन से दूर रखना है, ऐसे आकलन नहीं करना है। सही और गलत वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने नेगेटिव वर्ड्स में भी लिखाया है, वो गलत होता है। दूसरा देख लेते हैं, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना चाहिए। ये तो सही है, वो बच्चा अपना अपना बताएगा कि आज उसने क्या सीखा, दूसरा बताएगा, तो अलग अलग टाइप्स के बच्चे के आंसर्स मिलेंगे।
आकलन के संकेतकों का उपयोग करना चाहिए। यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, ये पॉजिटिव वर्ड है कि आपको इंडिकेटर्स का यूज करें। 4, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, यस आपको क्वालिटेटिव असेसमेंट करना है। गुणात्मक का मतलब कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि सही और गलत पे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। और ये है 85 और ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। जब भी कुछ बड़ा क्वेश्चन आए तो आप पॉजिटिव वर्ड से भी एक बार उसको कोशिश करो कि इससे एलिमिनेट हो सके। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, मतलब एक एक्टिविटी जो है वो कराने वाली होगी, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है कि फर्श पर क्या करो, चीनी के कुछ दाने डालो, और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है कि चीनी डाल दो और वेट करो कि चींटियां कब आ रही हैं। तो उसने ऐसा क्यों कराया होगा? बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। बच्चे जो हैं इस क्रियाकलाप, इस एक्टिविटी से सीख सकते हैं अगर यदि शिक्षक इसमें से क्या करे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में उसने क्यों बोला होगा कि चीनी डालो और वेट करो कि चींटी आए, चींटी के आने का इंतजार करो। तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अपना सही आंसर भी साथ में लिखते रहिएगा। पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। वो इसलिए कर रही है ऐसा कि बच्चे जो हैं वो क्या करें, ऑब्जर्व करें एक्टिविटी को, उसके लिए वो क्या करें, उनको एनकरेज कर रही है। तो क्या ये हो सकता है? दूसरा, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित, कि तुम सब जो है अपना अपना अनुभव बताओ। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव का साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। सारी बातें ही इसमें आ गई है। इसकी बातें, ये दोनों में जो चीज़ें लिखा है वो एक ऑप्शंस में ही लिख दिया है और सबसे बेस्ट यही है। 4 देखिए, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई प्रश्न बोलो कि इसको घर से करके ले आना, ये सही चीज़ नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3, क्योंकि इसमें आप एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन करना, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना और उस पर चर्चा करने, सबको जो है करने को प्रेरित कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, बच्चा अर्थपूर्ण सीखेगा इस एक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसमें फैक्चुअल भी हैं, पैडागॉजी भी है, सब कुछ मिक्स है। अलग से आपको कुछ ऐसे क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप करते रहिएगा फ्री वाले। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? और ईवीएस में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछेगा, वहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। अब आप खुद सोचो, कछुआ है, घड़ियाल है, बत्तख है, मछली है, ये सब क्या है? पानी वाले हैं। कौवा क्या है? वो उड़ता है। तो सबसे भिन्न तो यही हुआ ना, 86 का 2। इसमें तो सोचना भी नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो देखिए 87 है, ये कॉलम बनी है, एक ये कॉलम बनी है। इसमें स्टेट के नाम लिखे हैं और इसमें कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वो खाना खाया जाता है, पसंद का भोजन। तो चलिए देखते हैं। 1-2 भी पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। हांगकांग में क्या हो, सब उसका पसंद, हांगकांग जो राज्य है, जो शहर है, वहाँ पर क्या खाए जाते हैं? केरल में, कश्मीर में या गोवा में? मैंने आपको पहले ही भी बताया था, कश्मीर का मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है सरसों के तेल में जो बनी मछली है वो बहुत अच्छे से खाते हैं लोग, सरसों के तेल में। तो ये आपको याद रखना। आप देखिए सी का दूसरा होगा, तो देखते हैं कहीं पर ऑप्शन में सी का दूसरा है, वो उड़ा दीजिए जहाँ पर ना हो। देखिए यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में सी का दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, गोवा का देख लेते हैं। गोवा का देखेंगे और केरल का देखेंगे। तो देखिए इसमें 87 का, और आप ऑप्शंस का आंसर जरूर लिखना, और नहीं तो आपको एक भी पता हो तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए केरल का आपको मैं बता देती हूँ। केरल का क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि टैपियोका जो है, टैपियोका ये जो नाम है यही फेमस है। ये जो है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, ये जो है केरल का जो है अत्यधिक पसंद का भोजन है। तो बी का पहला हो गया। और कश्मीर का क्या था, सरसों के तेल में बनी मछली। ये नोट करते जाना एक एक पॉइंट यहाँ से। तो बी का हो गया पहला और सी का हो गया दूसरा। तो बी का पहला, सी का दूसरा हो गया। अब डी का देख लेते हैं, गोवा। गोवा का आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में कश्मीर और गोवा दोनों के बारे में बताया था कि गोवा में जो है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। कश्मीर में मछली किस में खाते हैं, सरसों के तेल में बनी हुई। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में जिसे बोलते हैं। और गोवा में जो है वो कोकोनट ऑयल में खाते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल में पका कर खाते हैं। और केरल का क्या है, टैपियोका है, बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी। और ये टैपियोका बहुत फेमस क्वेश्चन है, टैपियोका सीधे उठा के पूछ लेगा कि टैपियोका कहाँ का फेमस है, तो केरल का है। अब बच गया हांगकांग, तो हांगकांग का मतलब पकाया हुआ सांप खाते हैं यहाँ पे।
तो पता चल गया होगा आपको। एक बार मैं बता देती हूँ, हांगकांग का है पकाया हुआ सांप, ये यहाँ का अत्यधिक भोजन जो है फेमस है। केरल का हो गया टैपियोका, नाम से याद रखिएगा। कश्मीर का हो गया सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा का हो गया नारियल के तेल में बनी बनी मछली। छोले भटूरे बच गए, पंजाब रहता तो हम टिक कर देते। तो देखिए इतना हो चुका है। अब आप बताइए, अगर इतनी सारी चीज़ें आपने याद कर ली तो कभी एग्जाम में छूटेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बी का पहला और सी का दूसरा, इसी से देखते हैं। यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में बी का पहला है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। क्यों? क्योंकि बी का पहला, सी का दूसरा और डी का देखिए तीसरा है यहाँ पर, और ए का तो पांचवा है ही, पकाया हुआ सांप। ये खाया जाता है हांगकांग में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 86 का क्या होगा? 2। तो ये सारी चीज़ें आप, सॉरी 87 है, 87 क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका है ऑप्शन नंबर 2। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। ऐसे ही क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपने याद किया है तो आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। 88 बताना है कि ये जो पक्षियां हैं इनमें से कौन सी प्रजाति जो है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। और ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ है, ऑनलाइन शिफ्ट में भी पूछा था, मैंने ईवीएस के नोट्स में भी डाला हुआ है कि जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। अब ये देखिए, झटके से जो है मैना होती है वो करती है, और उल्लू जो है वो अपने गर्दन को क्या करता है? पूरा रोटेट कर देता है। तो अगर रोटेट करने का पूछेगा तब उल्लू करिएगा, लेकिन अगर पूछे कि एकदम झटके से जो है आगे पीछे कौन करता है तो वो मैना करती है। दोनों मैंने क्लियर कर दिया है, नहीं तो लोग उल्लू और मैना में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने गर्दन को एकदम पूरी तरह से रोटेट कर लेता है उल्लू, बट झटके से जो है वो मैना जो है वो आगे पीछे करती है, ऑप्शन नंबर 4। अब 89, और ये घर से रिलेटेड तो पूछता ही है कि कहाँ पे कैसे घर होते हैं, तो ये देखते हैं 89। पहला है कि आपको घरों के नीचे जो है कुछ विवरण दिया गया और विचार करना है। राजस्थान में कैसे घर होते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर गांव के लोग जो है मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं, ये होगा। या फिर मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये होगा। और मैंने आपको बांसों के खंभों का बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, कि वो बांसों के जो खंभे वाले घर होते हैं वो मनाली हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो असम में होते हैं। असम में होते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए वो बांसों के खंभों पर जो है ऊंचे पर बनाते हैं घर। तो बी तो यहीं गलत हो गया, तो चलो बी को काट देते हैं ऑप्शन से। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, गलत। 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, अब 3 बचा है, बस 2 बचा है। और ये जो पहला है राजस्थान वाला वो राइट है, पहले भी मैंने आपको बताया है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं और ऊपर क्या करते हैं? कटीली झाड़ियाँ होती हैं वहीं पर रहते हैं। बी गलत, क्योंकि यहाँ पर असम होता तो ये राइट होता। अब सी देखिए, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, यस। और ये राइट है, तो इसमें क्या सही होगा? ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और मेरी बात एक मान लीजिएगा, आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट या तो याद कर लो या तो नोट कर लो, पहले ए और सी, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठा के पूछ लेगा कि ऐसे जो घर होते हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान की भी पता है, और लेह में भी 2 मंजिले घर बनते हैं, और जो नीचे का फ्लोर होता है उसमें कुछ सामान और जानवरों को वो रखते हैं। तो समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ए एंड सी। 90 क्वेश्चंस, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो भी मैंने कराया है मुझे ज़रूर बताइएगा स्कोर कितना आया है आपको, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपका मन हो तो कर लेना। 90 क्वेश्चन, हाथी से रिलेटेड मैंने ईवीएस का नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर करेंगे। कि आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहले देखिए, हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। या फिर बी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। या फिर सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। या फिर डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसला लेती है। अब अगर आपको एक चीज़ भी इसमें याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बुजुर्ग हथनी जो होती है वही जो है फैसला लेती है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। अगर आपको इतना ना भी पता हो तो इतना याद रखना कि जो हाथी होते हैं उसमें हमारे घर में भी जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वही लोग फैसला लेते हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं। बट ये हथनी लेती है, जो फीमेल होती हैं वो, तो डी तो करेक्ट है। जहाँ जहाँ डी ना हो उसको उड़ा देते हैं, यहाँ पर है नहीं बट इन तीनों में ही है।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो भी हमें देखना है। तो चलो डी तो कंफर्म हो गया, ठीक है, डी एकदम कंफर्म है। अब हम सी को देख लेते हैं। ये पानी और कीचड़ में खेलना बहुत इन्हें भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। सी और डी दोनों होगा। अब ए और बी में कन्फ्यूज़न है कि क्या बी होगा या फिर ए होगा। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गलत है कि एक बड़ा हाथी जो है वो एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, बी गलत है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार रखे जाते हैं कि ये बच्चा जो है इसको सही करे। ए एकदम सही है कि हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ए सी डी देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ए सी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए ए सी एंड डी, तो इसका ए सी और डी आप लिख लेना, ए राइट है, सी राइट है और डी राइट है, ये गलत है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हर दिन क्लास आएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर सब्जेक्ट कराऊँ, बस आपका एक काम है हर दिन पढ़ना, हर दिन प्रैक्टिस करना। तो बस अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जो भी क्लासेस होंगी उसके अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करो, सारे क्लासेस देखो, ईवीएस के बहुत सारे क्लासेस हुए हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।